वीडियो पार्ट 2 में इकाई 4 से लेकर के इकाई 9 अर्थात अध्याय 6 से लेकर के अध्याय 14 तक के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, सही जोड़ी, खाली स्थान, एक वाक्य में उत्तर इत्यादि सभी प्रश्नों को एक कारण से समझाते हुए आप लोगों के लिए हल करके वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में बल्कि पूरी फिजिक्स का आपके लिए एक नज़र में रिवीजन जैसा है तो एक बार वीडियो को देख करके अवश्य मिला लीजिए। आपका पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी का भला हो। और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ विद्यार्थियों, यदि आप किसी एक अध्याय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टाइमलाइन में टाइम के साथ अध्याय का नाम डला हुआ है। आप उस टाइम को टच करेंगे तो सीधे वही अध्याय प्ले हो जाएगा। तो चलते हैं विद्यार्थियों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। देखते हैं यूनिट 4 अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो पहला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। अर्थात यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो आप जानते हैं कि फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, -n d∅/dt। ठीक है, तो माइनस चिन्ह तो दिशा के लिए है, n हुआ फेरों की संख्या, d∅ चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन और dt हो जाएगा समय में परिवर्तन। तो अब यहाँ पर वस्तुनिष्ठ देखते हैं। तो पहला बताया जा रहा है फ्लक्स में परिवर्तन, तो फ्लक्स में परिवर्तन पर तो निर्भर करेगा समय पर, ये देखिए समय पर निर्भर करता है, n फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। तो बचा क्या, सीधा सा इसका आंसर आ जाएगा, कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यानी कि कुंडली के प्रतिरोध पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। सबको ही मालूम है विद्यार्थियों, आपको भी मालूम होगा, स्वप्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक हेनरी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया तीसरा प्रश्न, चुम्बकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुम्बकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला ही आंसर सही होगा, चुम्बकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखते हैं, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर भंवर धाराओं का उपयोग होता है, आपने पढ़ा ही है कि भंवर धाराएं एक प्रकार से प्रेरित धाराएं हैं। भंवर धाराओं का उपयोग होता है धारामापी को रुद्रदोल बनाने में, ठीक है, विद्युत ब्रेक बनाने में भी होता है, और चाल मापी स्पीडोमीटर की तरह से भी उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भंवर धाराओं का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों रूप में उपयोग होता है। तो इसका उत्तर कहलाएगा उपरोक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी। तो ये चौथा इसका आंसर होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न, लेंज का नियम संबंधित है। अपन पहले लेंज का नियम जाने लेते हैं कि लेंज का नियम इस प्रकार से है कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होती है, जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है। जैसे ये चुंबक बना दिया हमने और यहाँ पर एक कुंडली बना दी है। अब जब चुंबक को अंदर ले जाते हैं कुंडली के अंदर, तो कुंडली का ये जो तल है वो एन ध्रुव की तरह कार्य करता है, इस प्रकार से कार्य करने लगता है, एन ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है। यानी कि उसमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार हो जाती है कि वह एन ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है। तो यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा एन के बीच में। ठीक है ना, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जब चुंबक को हम बाहर की ओर ले जाएं, यानी एन ध्रुव को हम बाहर की ओर ले जाएं ऐसे, तो यही कुंडली के तल में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली का तल एस ध्रुव की तरह कार्य करने लगता है। यानी प्रेरित धारा की दिशा अब इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा था, यहाँ हमको आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो यही कार्य काय के रूप में बदल जाता है, ऊर्जा के रूप में बदल जाता है।
तो लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुकूल हुआ? ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल हुआ, यानी इसका उत्तर होगा दूसरा विद्यार्थियों, लेंज का नियम। छठवां प्रश्न, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली के फेरों की संख्या को दुगना कर दिया जाए, है ना, तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना होगा? आप जानते हैं किसी कुंडली या किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L बराबर होता है, सूत्र μ0 n² A/L, जहां आप जानते हैं μ0 निर्वात की चुंबकनशीलता, n फेरों की संख्या, A क्षेत्रफल है कुंडली का और L लंबाई है। अब यहाँ पर कहा गया कि यदि लंबाई ना बदले, μ0 तो वैसे ही नियतांक हुआ, तो सीधी सी बात है L काय पर निर्भर करेगा? n के, है ना, तो n² के, यानी ये L अनुक्रमानुपाती होगा n² के। यहाँ से सूत्र बन जाएगा कि यदि प्रारंभिक स्थिति का स्वप्रेरकत्व L1 है, बाद का स्वप्रेरकत्व L2 है और पहले फेरों की संख्या n1 है, बाद में फेरों की संख्या n2 है, तो यहाँ स्क्वायर होगा दोनों में, तो अपन ओवर पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। ये एक संबंध बना। अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि यदि फेरों की संख्या को दुगना कर दिया जाए, यानी कि पहले के फेरे की संख्या n1 है तो बाद के फेरों की संख्या 2n1 कर दिए, दुगना कर दिए इसका, तो अब कितना हो जाएगा? वर्ग लगा है तो आप लगाएंगे, ठीक है, ये L1/L2 है, ठीक है, तो यहाँ n1 से n1 कट गया। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखें L1/L2 बराबर, यहाँ कट जाएगा तो 1 होगा, यहाँ बचा 2, तो 1 का वर्ग 1 हो गया और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब तिर्यक गुणा कर दें यहाँ से तो क्या हो जाएगा? देखिए L2 बराबर, इसका गुणा इसमें हुआ तो L2 बराबर 4 गुणित L1, 4 गुणित L1, यानी L1 यानी पहले का पेरकत्व, L2 बाद का पेरकत्व, यानी बाद का पेरकत्व पहले के पेरकत्व का 4 गुना हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? पहला, ये ठीक है, यानी इसका 4 गुना उत्तर आएगा। तो विद्यार्थियों आपने समझ लिया, समझ करके सीखेंगे तो प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास बनेगा, परीक्षा में कभी भूलेंगे नहीं। तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है ना। देखते हैं विद्यार्थियों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण अध्याय 6 में ही कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान। पहला है विद्युत चुम्बकीय युक्तियों में खालिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। तो आप जान गए कि इसमें क्या आना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा कि ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित क्यों बनाए जाते हैं? भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? खालिस्तान में आएगा भंवर धाराएं, ठीक है ना, भंवर धाराएं, ये खालिस्तान में आएगा इसके, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पर है दूसरा प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होती है। फैराडे का द्वितीय नियम आपको याद आ गया होगा, ठीक है, पूरा ऐसा ही नियम है। विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ जाएगा प्रेरित विद्युत, है ना, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, विद्युत है ये, विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न, स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के खालिस्तान की माप है। तो इसका आंसर जानने के पहले थोड़ी सी बातें हम जड़त्व के बारे में कर लेते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु में जड़त्व उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक उसी प्रकार यदि किसी कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो उस कारण का ही विरोध करती है। तो इसी घटना को तो एक प्रकार से स्वप्रेरण कहा गया ना। तो स्वप्रेरण भी विरोध करने का कार्य करता है। किसका विरोध करने का कार्य करता है? विद्युत का, उसमें बहने वाली धारा का विरोध करने का कारण करता है। तो स्वप्रेरकत्व भी तो एक प्रकार से जड़त्व तो हुआ, लेकिन कौन सा जड़त्व होगा? अब यहाँ पर गति जड़त्व, विराम जड़त्व नहीं होगा, विद्युत जड़त्व होगा, है ना। तो स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के विद्युत जड़त्व की माप है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे विद्युत जड़त्व, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि जनरेटर, डायनामो, तो ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, है ना, हमने शॉर्ट में लिख दिया
विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूरा लिखिएगा आप, ठीक है। अब इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है इसकी खोज किसने की थी। ये प्रश्न वैसे प्रश्न बैंक में नहीं है, हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है इस प्रश्न को, कुछ विशेष है, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए ऐड किए हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी, ठीक है। और फिर ये प्रश्न भी प्रश्न बैंक में नहीं है, कुछ विशेष कारणों से हमने इसको ऐड किया है, ध्यान दीजिएगा जरूर। इसमें क्या, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा खालिस्तान और खालिस्तान नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम है लेंज का नियम, ठीक है ना, लेंज के नियम से, ठीक है, लेंज के नियम, ठीक है। और दूसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ठीक है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर से सेंटेंस पढ़ दूँ, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा लेंज के नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। अब बात करेंगे अपन अध्याय 7। अध्याय 7 इसी यूनिट में है, प्रत्यावर्ती धारा। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, डीसी को, एसी को, डीसी एसी दोनों को, फिर न डीसी को न एसी को। आप जानते हैं धारित्र प्रतिघात एक्स सी बराबर कितना होता है? 1/ओमेगा सी, ठीक है। अब ओमेगा बराबर कितना होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, न्यू जहाँ है धारा की आवृत्ति। तो डीसी धारा के लिए न्यू का मान होता है 0, डीसी धारा की आवृत्ति होती है 0। तो उस स्थिति में ओमेगा का मान कितना निकल जाएगा? जब यहाँ पर 0 भर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई 0, ये भर दिए तो मतलब ओमेगा का मान कितना निकल आया? 0, ठीक है। यहाँ मान ओमेगा का अब 0 भरेंगे तो अब एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 0 भरेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? ये पूरा पद 0 हो जाएगा ना नीचे, तो 1/0 बराबर इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। यानी प्रतिघात विद्यार्थियों अनंत हो गई। प्रतिघात यानी एक प्रकार से धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा ही तो है, प्रतिरोध ही जैसे तो है ना। तो धारा प्रवाह के मार्ग में अनंत बाधा हो गई, यानी धारा को रोक देगी। कौन सी धारा को रोक देगी? डीसी धारा को रोक देगी। एसी को चले जाने देगी और डीसी धारा को रोक देती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डीसी धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें कि किसको गुजर जाने देता है? किसको गुजर जाने देगा? केवल एसी को गुजरने देगा, ठीक है। सेकेंड इसका उत्तर सही होगा, एसी धारा को गुजरने देता है, बाकी रोक देता है। दूसरा प्रश्न, प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक, अभी देखिए चर्चा के दौरान बात आई थी, प्रतिघात भी तो प्रतिरोध ही कहलाता है ना। तो जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वही प्रतिघात का मात्रक होगा, यानी इसका मात्रक होगा ओम। यहाँ पर आप शॉर्ट में ये भी समझ जाइए कि प्रतिघात यानी क्या। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ केवल संधारित्र जुड़ा हो या केवल प्रेरक कुंडली जुड़ी हुई हो तो धारा प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिघात। सी जोड़ा हो तो कह देंगे धारिती प्रतिघात, एल जोड़ा हो तो कह देंगे पेरकत्व प्रतिघात। पेरकत्व प्रतिघात ओमेगा एल होता है और धारिती प्रतिघात कितना होता है? अभी आपने जाना 1/ओमेगा सी, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा थोड़ी सा है। तीसरा प्रश्न, भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो विद्यार्थियों आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और वोल्टेज की बात करें तो 220 वोल्ट, ठीक है ना, इतना होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, आपने जाना कि कितनी होती घरों में दी जाने वाली धारा की आवृत्ति, ये सेकेंड उत्तर सही होगा 50 हर्ट्ज। चौथा प्रश्न, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में राशि बढ़ती है। पहले मैं थोड़ी सा ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बता दूं। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक कुंडली ये बनाई और दूसरी कुंडली ये बना दी, ठीक है। अब
हम एक हिंट दे रहे हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। यहाँ पर अगर फेरों की संख्या कम बना रहे हैं, यहाँ पर फेरों की संख्या अधिक बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कम से अधिक की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेप अप हो गया ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। यानी यहाँ पर एक कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। और स्टेप डाउन यानी अधिक से कम की ओर, तो ये है, यहाँ पर फेरों की संख्या अधिक की है, यहाँ पर फेरों की संख्या कम कर दिए, तो स्टेप हो गई डाउन, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहला गया। ये कहला गया अपचाई ट्रांसफार्मर। तो कुंडलियों में फेरों की संख्या के आधार पर आप जान सकते हैं, प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या कम, द्वितीयक में ज़्यादा, तो ऊंचाई हो गया। यहाँ प्राथमिक में अधिक है और द्वितीयक में कम है फेरों की संख्या, ये तो स्टेप हो गया डाउन, तो अपचाई ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो यहाँ पर लिखा है कौन सी राशि बढ़ती है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर विभव को बढ़ाता है, ठीक है, और धारा को घटाता है। विभव को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, और धारा को क्या करता है, घटाता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर इसका उल्टा रोल करेगा कि विभव को क्या करेगा, विभव या वोल्टेज को कम करेगा और धारा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो विद्यार्थी इसका उत्तर क्या आएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि बढ़ती है, विभव। ठीक है, ये हमने इसलिए समझा दिया क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आएंगे तो बन जाएंगे, ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर या किसी प्रकार का। ठीक है, इसका आंसर तो विभव है। ठीक है, तो ये हो गया विद्यार्थी, इनको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा में ही कुछ महत्वपूर्ण खाली स्थान। तो पहला है एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य खाली स्थान का कालांतर होता है। विद्यार्थी कौन से परिपथ में, एलसी परिपथ में। यहाँ एलसी परिपथ का फेज डायग्राम बनाए तो देखें, आप जानते हैं कि आई की दिशा अगर ये है तो वी एल कहाँ जाएगा, ऊपर जाता है वी एल, है ना, और वी सी कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो धारा और विभवांतर के मध्य कालांतर, तो विभवांतर या कि π/2 यानी 90, π/2 अग्रगामी होगा या π/2 पश्चिगामी होगा, क्योंकि नीचे जा रहा है ना, यानी अग्रगामी या पश्चिगामी, यानी कालांतर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +/π/2। तो यहाँ खाली स्थान में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा +/π/2। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा प्रश्न, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान, धारा का शिखर मान I0 और आभासी मान IRMS में खाली स्थान संबंध है। तो आपने ये डेरिवेशन पढ़ा ही है कि धारा का आभासी मान यानी IRMS बराबर I0/√2 है ना, यानी शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। तो यहाँ पर यही आ जाएगा पूरा का पूरा, यानी यहाँ पर आप लिख देंगे IRMS बराबर I0/√2। विद्यार्थियों डेरिवेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग सीख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान खाली स्थान होता है। तो आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा दोनों दिशाओं में, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, दोनों डायरेक्शन में चल रही है, अल्टरनेटिव करंट है। तो एक पूर्ण चक्र में यानी यहाँ से यहाँ तक आने में, ये देखिए ये औसत मान कितना हो जाएगा, जहाँ से चले वैसे करके ये 0 पर ही आ गया। तो प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा 0। ठीक है, ये चौथा प्रश्न, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली की तुलना में खाली स्थान होती है। अभी आपको हमने बताए हैं ऊंचाई यानी स्टेप अप, तो स्टेप अप यानी कि कम से ज़्यादा, तो प्राथमिक में कम फेरे रहेंगे तो द्वितीयक में क्या होंगे, अधिक फेरे होंगे, है ना, ये स्टेप से बढ़ते हुए। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसमें, अच्छे से समझ लीजिए। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी कि यहाँ पर फेरों की संख्या द्वितीय की कुंडली की तुलना में क्या होती, कम होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा मापने वाले उपकरण धारा के खाली स्थान प्रभाव पर आधारित होते हैं। विद्यार्थियों आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा से अगर हम चुंबक बनाते हैं तो चुंबक नहीं बना सकते, क्योंकि चुंबक की ध्रुवता कंटिन्यू बदलती रहती है।
है ना, धारा की दिशा बदलती रहती है। तो इसलिए प्रत्यावर्ती धारा मापने वाले उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव पर नहीं बल्कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मीय आएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बैंक में नहीं है, हमने विशेष तौर पे इन्हें ऐड किया है। आप समझ सकते हैं कुछ विशेष है इनमें। फिर छठवां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर को खालिस्तान परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर को डीसी परिपथ में, दिष्ट धारा परिपथ में नहीं प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा दिष्ट धारा परिपथ या डीसी परिपथ है। दिष्ट धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर को प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ये प्रश्न भी एक्स्ट्रा है, ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा हमने ऐड किए हैं कुछ विशेष कारणों से। सातवां प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में खालिस्तान के द्वारा। आप जाने यांत्रिक ऊर्जा यानी घुमाएं हम किसी उपकरण को तो वहाँ से बिजली जनरेट होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा उपकरण है? डायनमो। तो यहाँ पर पहले भाग में यहाँ पर आ जाएगा क्या? डायनमो, है ना, डायनमो, ये जनरेटर डायनमो, डायनमो के द्वारा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि हम करंट दें तो उपकरण घूमे, तो ऐसा कौन सा है? विद्युत मोटर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा विद्युत मोटर। अब हम इस पूरे वाक्य को पढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो के द्वारा तथा एवं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जा सकता है। विद्यार्थी, ये प्रश्न भी एक्स्ट्रा है, हमने ऐड किया है विशेष कारणों से, ध्यान जरूर दीजिएगा इनको। ठीक है, देखते हैं यूनिट 5 अध्याय 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे। पहला प्रश्न है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य है। हम यहाँ पर तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में एक संबंध देखते हैं पहले, कि C बराबर होता है न्यू लैम्डा, जहाँ न्यू आवृत्ति है और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? C/न्यू। यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जिसकी आवृत्ति अधिक है, ठीक है ना, आवृत्ति अधिक है तो उसमें तरंग दैर्ध्य क्या होगी? लैम्डा क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उल्टा संबंध है ना, आवृत्ति अधिक तो तरंग दैर्ध्य कम, तरंग दैर्ध्य अधिक तो आवृत्ति कम। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि गामा किरण ऐसी किरण होती हैं जिनकी आवृत्ति अधिक होगी, सबसे अधिक आवृत्ति की किरणें होती हैं गामा किरण, तो इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? सबसे कम। तो इसका उत्तर आ जाएगा गामा किरणें। ठीक है ना, तो पहला का सही आंसर ये हो जाएगा, ये गामा किरणों की। दूसरा प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B में क्या संबंध होता है? तो विद्यार्थी, यहाँ बेसिक संबंध होता है C बराबर होता है E/B, ये बेसिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर इस रूप में तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन B का मान निकाल करके दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखें कि B बराबर कितना हो जाएगा, यदि पक्षांतर ऐसा कर दें तो B यहाँ हो जाएगा और E यहाँ, और बटे में क्या हो जाएगा? C। तो B बराबर E/C, है ना, तो ये पहला ही इसका आंसर सही माना जाएगा, ये इसका फर्स्ट, यानी कि B बराबर E/C। ठीक है, अब इसी अध्याय में तीसरा प्रश्न, ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो ओजोन मंडल किसको अवशोषित करता है? आप जानते ही हैं कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। इन हानिकारक विकिरणों से ओजोन मंडल हमारी रक्षा करता है, ये पृथ्वी का रक्षा कवच है। चौथा प्रश्न, यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में, चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है, तो तरंग संचरण की दिशा क्या होगी? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा में देखा ही आपने कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के विद्युत वेक्टर परस्पर लंबवत दोलन करते हैं, है ना। तो तरंग संचरण की दिशा क्या होगी? इन दोनों के लंबवत, अर्थात z दिशा में। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा z दिशा में। पांचवा प्रश्न, दृश्य प्रकाश में तरंग दैर्ध्य की कोटि कितनी होती है? विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर आना चाहिए 10⁻⁻6 मीटर, है ना, 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ आपको ये भी जान लेना आवश्यक होता है कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻10 मीटर, है ना। यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की कोटि मीटर में है,
यदि इसको एंगस्ट्रॉम में अगर रखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 से 7000, 4000 से 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अगर मीटर में दिया है तो ये हो जाएगा, और अगर A0 के रूप में लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं विद्यार्थियों अब इस अध्याय में महत्वपूर्ण खाली स्थान। तो पहला है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग। अभी बिल्कुल आपने देखा था ना, गामा तरंग की आवृत्ति अधिक हुई थी तो उसमें तरंग दैर्ध्य उसकी कम हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा, गामा ही आएगा ना। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा गामा। दूसरा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें खाली स्थान होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति भी अनुप्रस्थ होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं। तीसरा देखते हैं, पराबैंगनी लैंपों के बल्ब के जो कांच बनाए जाते हैं वो काय के बनाए जाते हैं, क्वार्टज के बनाए जाते हैं ना, तभी, नहीं तो वहाँ पर दूसरा कांच लेंगे अपन ना तो उसका अवशोषण हो जाएगा तो प्रकाश नहीं निकल पाएगा वहाँ पर। फिर जीवाणुनाशक के रूप में खालिस्तान तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी तरंगों का विद्यार्थी है ना, यहाँ पर आएगा पराबैंगनी, हानिकारक विकिरणों को, हानिकारक जीवाणुओं को नाश करने के लिए पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य का परास कितना होता है सूक्ष्म तरंगों का, तो यहाँ आ जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 मीटर से 1 मीटर तक। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। आप ध्यान दीजिएगा, छठवां, ये 7वां प्रश्न, ये 8वां प्रश्न और ये 9वां प्रश्न हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं विशेष कारणों से, आप इन्हें अवश्य पढ़िएगा। तो छठवां प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आविष्कारक कौन है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो आविष्कार जिन्होंने किया था वो मैक्सवेल हैं। ठीक है ना, मैक्सवेल ने इनका आविष्कार किया था, और इनका प्रायोगिक प्रदर्शन सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक है हर्ट्ज, है ना। प्रायोगिक प्रदर्शन हर्ट्ज ने किया था, आविष्कार मैक्सवेल ने किया था। 7वां देखते हैं, दूर संचार में प्रयुक्त होने वाली तरंगे हैं। तो दूर संचार में प्रयुक्त होने वाली तरंगे हैं सूक्ष्म तरंग। ठीक है ना, सूक्ष्म तरंगों का दूर संचार में प्रयोग किया जाता है। लेकिन टेलीविज़न में नेटवर्क के रूप में, सिग्नल के रूप में कौन सी तरंगें इस्तेमाल की जाती हैं, यहाँ की जाती हैं अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें, अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें। फिर निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग का जो सूत्र है वो क्या है, तो यहाँ पर सूत्र है वेग के लिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए है c बराबर होता है 1/√μ0, अंडर रूट लगा दूँ पहले, μ0 और एप्सिलॉन 0। यहाँ अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दूँ, c बराबर होता है 1/√μ0 और एप्सिलॉन 0। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निकालने के लिए सूत्र होता है। तो विद्यार्थी इनको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। यूनिट 6 अध्याय 10 तरंग प्रकाश की। पहला खाली स्थान है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर इसको कहते हैं विवर्तन। फिर दूसरा खाली स्थान, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण। तो व्यतिकरण के कारण फिल्म रंगीन दिखाई देती है विद्यार्थी, व्यतिकरण यहाँ पर आएगा उत्तर। ठीक है, तो दूसरे खाली स्थान में आएगा व्यतिकरण। तीसरा प्रश्न, तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते हुए बिंदुओं के बिंदु पथ को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं विद्यार्थी। तो यहाँ पर आएगा तरंगाग्र। ठीक है, अब चौथा प्रश्न, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र खाली स्थान होता है। तो विद्यार्थी बिंदु स्रोत के कारण जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा वह गोलीय तरंगाग्र होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि यदि प्रकाश स्रोत बिंदु आकार का है तो तरंगाग्र गोलीय होगा,
प्रकाश स्रोत यदि रेखावत है तो तरंगाग्र बेलनाकार होगा, लेकिन प्रकाश स्रोत चाहे बिंदु आकार का हो चाहे रेखावत हो, लेकिन अगर स्रोत से पर्दा असीमित दूरी पर है तो तरंगाग्र हमेशा समतल तरंगाग्र होता है, वहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। तरंग स्रोत से प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंग दैर्ध्य में वृद्धि को खालिस्तान कहते हैं। विद्यार्थी इसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव, तो यहाँ पर आएगा डॉपलर प्रभाव। ठीक है, यहाँ पर आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा इसको। 6वां प्रश्न और 7वां प्रश्न ये प्रश्न बैंक में नहीं है, एक्स्ट्रा हमने ऐड किए हैं, विशेष है ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ऋजु कोर द्वारा विवर्तन खालिस्तान होता है, तो ऋजु कोर द्वारा जो विवर्तन होता है उसको कहते हैं अपन फ्रेनेल का विवर्तन। ठीक है, तो यहाँ का फ्रेनेल विवर्तन। और एकल स्लिट द्वारा विवर्तन जो होता है उसको कहते हैं अपन फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन, तो ये विशेष क्वेश्चन थे, ध्यान दीजिएगा। यूनिट 7 अध्याय 11 द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। इसमें पहला प्रश्न है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, धातु का कार्यफलन कहते हैं। दूसरा प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी फोटॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य बताइए। तो फोटॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है h/p। ठीक है, जहाँ h प्लैंक नीयतांक है और p फोटॉन का संवेग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ध्यान दीजिएगा नोट में, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ फोटॉन की बात हो रही थी, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान निकला करता है विद्यार्थियों 12.27/√v। ठीक है, v हो जाएगा विभवांतर, कितने विभवांतर पर है वहाँ पर। ठीक है, अब प्रश्न चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा 1/2mv², लेकिन यहाँ पर मैक्स लिखिएगा, मैंने मैक्सिमम अधिकतम वेग। ठीक है, 1/2mv मैक्स का वर्ग बराबर h कोष्टक के अंदर न्यू माइनस न्यू 0। ठीक है, तो ये हो गया आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अब यूनिट 7 का ही शेष आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्यार्थियों आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ जाती है। ठीक है, 6वां प्रश्न, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्यार्थियों आपतित प्रकाश की आवृत्ति को अगर हम बढ़ा दें तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं होता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि आवृत्ति को बढ़ा देने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर तीव्रता बढ़ा देंगे तो तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की केवल गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है और विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आवृत्ति का। ठीक है, अब 7वां प्रश्न, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी आपने जान ही लिया कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, अब 8वां प्रश्न, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को प्रकाश विद्युत सेल या फोटोइलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। 9वां प्रश्न, फोटॉन किसे कहते हैं? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण में ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों पैकेटों को फोटॉन कहते हैं। ये विकिरण स्रोत से उत्सर्जित होते रहते हैं एवं सीधी सरल रेखा में गति करते हैं। याद रखिए, फोटॉन की ऊर्जा को
ई से दर्शाया गया। ई बराबर एच न्यू होता है, एच प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति होती है। 10वां प्रश्न, प्लांक नियतांक का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो प्लांक नियतांक को एच से दर्शाते हैं। प्लांक नियतांक का मान होता है एच बराबर 6.6 गुणित 10 की घात -34। ये मान हो गया इसका। यहाँ पर आपको मात्रक पूछा था ना, तो मात्रक होता है जूल गुणित सेकेंड। ठीक है, मात्रक भर पूछा था, हमने इसका मान भी बता दिया। और इसका विमीय सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर बात आती है, इसका जब मात्रक निकाले थे तो जूल गुणित सेकेंड हुआ था ना, तो जूल यानी कार्य, कार्य का मात्रक भी तो जूल होता है ना। तो कार्य का विमीय सूत्र अगर आपको याद है एम एल स्क्वायर टी की घात -2, ठीक है, और सेकेंड को टी से दर्शाते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र। हो गया एम एल स्क्वायर टी, यहाँ पर घात -2 रहा, एक टी और आए तो घात जोड़ने पर घट जाएंगी ना, प्लस माइनस की होने के कारण, तो कितना आ जाएगा, टी की घात ऋण 1 हो जाएगा। ये प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र हो गया। देखते हैं अब इसी अध्याय में द्रव एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति में कुछ सही जोड़ियाँ। तो यहाँ पर खंड 1, ये खंड 2 और यहाँ पर इनका अपने सही उत्तर लिखा। तो पहला है प्लांक नियतांक, यहाँ दूसरा देहली आवृत्ति, तीसरा कार्यफलन, चौथा डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य। यहाँ जे हो जाएगा, जे हो गया जूल, यहाँ जूल सेकेंड, कार्यफलन यहाँ पर ये मीटर लिखा हुआ, और यहाँ एच जेड यानी हर्ट्ज लिखा हुआ। अब ये गलत आर्डर में है, इनको अपन को सही बना करके लिखना है। तो प्लांक नियतांक अब भी आपने देखा इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड, ठीक है, तो जे ऐसा आ गया। देहली आवृत्ति, आवृत्ति को हमेशा हर्ट्ज में लिखा जाता है, तो हर्ट्ज इसका मात्रक एच जेड हो गया। कार्यफलन, कार्यफलन ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, यानी इसमें आ जाएगा जूल। फिर डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, तो डी ब्रागली तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है मीटर, तो यहाँ जाएगा मीटर। ठीक है, तो ये सही जोड़े आपने समझ लिए। अब देखते हैं यूनिट 8 अध्याय 12 परमाणु। पहला प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या यदि A0 है तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। विद्यार्थी, यहाँ पर एक छोटा सा संबंध होता है, किसी कक्षा की या nवीं कक्षा की त्रिज्या r बराबर होता है n स्क्वायर इंटू A0। ठीक है, n हो जाएगा कक्षा का क्रमांक। अब यदि यहाँ पर कौन सी कक्षा की बात कही गई है, दूसरी कक्षा की बात कही गई है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ n की जगह पर रख देंगे अपन 2, तो r बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग A0, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यानी r बराबर हो जाएगा 4 A0। ठीक है, तो ये हो गया इसका हल। फिर है रेडबर्ग नियतांक का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो रेडबर्ग नियतांक को r से दर्शाया जाता है, इसका सूत्र होता है m e की घात 4 बटे 8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर सी एच की घात 3। अब इसका जब मान निकाला गया तो इसका मान होता है 1.1 गुणित 10 की घात 7 मीटर की घात ऋण 1। यहाँ पर प्रश्न में आपसे इसका मात्रक पूछा गया था, यानी केवल इसका मात्रक आप लिख सकते हैं मीटर की घात ऋण 1। ठीक है, तीसरा प्रश्न, एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि बताइए। तो नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की घात -15 मीटर से 10 की घात -14 मीटर की कोटि होती है नाभिक की त्रिज्या की। ठीक है, प्रश्न चौथा, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखा का नाम जो दृश्य भाग में है। तो विद्यार्थी इसका उत्तर आएगा बामा श्रेणी। बामा श्रेणी दृश्य भाग में है। आपको बता दें कि लाइमन श्रेणी होती है वो परावैंगनी भाग में होती है, और पाश्चन श्रेणी जो होती है वो अवरक्त क्षेत्र में होती है। ठीक है, अध्याय 12 में ही 5वां प्रश्न, परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। तो परमाणु संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन किया था जे थॉमसन ने किया। 6वां प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां बताइए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की पहली कमी है कि यह परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ रहा, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा, इसके द्वारा रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करी जा सकी, यानी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में यह असमर्थ रहा। देखते हैं 7वां प्रश्न,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? तो विद्यार्थी इसका उत्तर आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कहेंगे सर निकाल के बताएं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न देखते हैं कि कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशों का गोलीय मेघ है? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु धन आवेशों का गोलीय मेघ है। इस अध्याय में सही जोड़े, तो यहाँ पहला खंड, ये दूसरा खंड और यहाँ इनका सही उत्तर है। तो पहला है इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग, फिर दूसरा परमाणु, फिर तीसरा रेडबर्ग नियतांक, फिर चौथा लाइमन श्रेणी, पांचवा बामन श्रेणी, छठवा पाश्चन श्रेणी। दूसरे कॉलम में है उदासीन, मीटर की घात ऋण 1, पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य क्षेत्र और फिर NH/2π। अब इन दोनों को मैच करके अपन को यहाँ उत्तर लिखना है। तो पहला लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग। तो इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग कितना होता है? NH/2π, यानी यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने NH/2π। फिर परमाणु, तो परमाणु मूल रूप से उदासीन होता है, तो यहाँ आ जाएगा ये पहला वाला उदासीन। ठीक है, परमाणु के सामने उदासीन। फिर रेडबर्ग नियतांक, रेडबर्ग नियतांक का आपने अभी मात्रक देखा था, क्या होता है? प्रति मीटर या मीटर की घात ऋण 1 ये आ जाएगा। ठीक है ये। फिर लाइमन श्रेणी आपको अभी बताया अपन ने, ये लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है? पराबैंगनी क्षेत्र में, और बामन श्रेणी दृश्य क्षेत्र में, और पाश्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में होती है। विद्यार्थी ये हुई सही जोड़ी, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। यूनिट 9 अध्याय 14 अर्धचालक युक्तियाँ। प्रश्न पहला, 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस तरह से व्यवहार करता है? तो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध या निज अर्धचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता, इसलिए वह कुचालक या विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करता है। दूसरा प्रश्न, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं, क्या है? तो पी प्रकार का अर्धचालक यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यानी होल, तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होल होंगे तथा अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरा प्रश्न, नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक लिखिए। तो नैंड गेट होता है नॉट एंड गेट का व्युत्क्रम। ठीक है, तो एंड गेट में क्या आता है? ए इंटू बी आता है, ए इंटू बी आता है, लेकिन हमें उसका पूरक लगाना है, तो उसके ऊपर हम ये डंडी खींच देंगे, वार लगा देंगे, तो नैंड गेट का बन जाएगा। ठीक है, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक हो जाएगा। प्रश्न 4, LED क्या है? तो LED, तो L मतलब लाइट, E मतलब इमिटिंग, D यानी डायोड। तो इस प्रकार LED एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड को LED कहते हैं। ठीक है, फिर सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों सार्वत्रिक गेट कौन कौन से होते हैं? तो नैंड और नॉर गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं। ठीक है ना, नैंड और नॉर गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं। और मूलभूत गेट किन्हें कहते हैं ये आप ध्यान रखिए। तो एंड हुआ और नॉट, तो एंड और नॉट इनको क्या कहते हैं? मूलभूत गेट। और नैंड और नॉर गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं, क्योंकि इन गेटों से बाकी सभी गेट बना सकते हैं, इसलिए इनको सार्वत्रिक गेट कहते हैं। वैसे आपको याद दिला दें कि हमने गेट पर प्रैक्टिकल और इस पर पूरी थ्योरी का एक वीडियो पर्टिकुलर बना दिया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर के अच्छे से देख सकते हैं। प्रश्न 6वां, दिष्टकारी का कार्य करने वाली अर्धचालक युक्ति कौन सी है? तो दिष्टकारी की तरह उपयोग में लाते हैं अपन किसको? पीएन संधि डायोड को। आपने पढ़ा ही है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड को समझाइए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में समझाइए। तो दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है, जो प्रत्यावर्ती धारा को AC को DC में बदल दे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, तो दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं सही जोड़ी। तो यहाँ पर लिखा हुआ नैंड गेट, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट और नॉट गेट। अब यहाँ पर इनके लिखे हुए हैं ये बूलियन व्यंजक लिखे हुए हैं, लेकिन गलत ऑर्डर में लिखे हुए हैं। इनको अपने सही क्रम में इस प्रकार से जमाया है। तो नैंड गेट यानी एंड गेट का व्युत्क्रम,
तो एंड गेट में क्या होता है a इंटू बी, तो a इंटू बी के ऊपर वार लगा होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा ये है a इंटू बी, तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू बी उसके ऊपर वार, ठीक है। अब एंड गेट क्या होगा a इंटू बी, ठीक है। एंड गेट का ये हो गया, ये एंड गेट का। नॉर यानी और का उल्टा, तो और में होता है a प्लस बी, तो a प्लस बी के ऊपर वार देखना है, तो a प्लस बी ये है उसके ऊपर वार, तो इसका आ जाएगा a प्लस बी उसके ऊपर वार, ठीक है। और गेट क्या होता है a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी। और नॉट गेट का एक ही निर्गत एक ही निवेशी होता है, ठीक है। इसको प्रतिलोमा गेट भी कहते हैं नॉट गेट को, तो नॉट गेट के ऊपर ये अपन ने ये लगाया है, ये नॉट गेट का हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार प्रश्न बैंक में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रश्नों को भी हमने समझाते हुए पूरे प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करा दिया। इसके अतिरिक्त वे सभी प्रश्न जो 3 नंबर 4 नंबर के हैं, अधिकांशतः वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके हमने वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिए हैं। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर जा कर के उन सभी वीडियो को क्रमशः देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कैसी रही आज की कक्षा? उम्मीद करते हैं आपको आज की विषय वस्तु बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद यदि कुछ परेशानी, कुछ समस्या हो तो ज़रूर लिखिएगा, हम सब साथ साथ हैं। आपकी हर समस्या को यथासंभव जितना हो सके हम दूर कर सकें, आप अच्छे नंबर से पास हों, यही तो हमारी कामना है और यही हमारी इच्छा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें जिससे सभी का भला हो। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।